गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम जलवायु कारक या क्लाइमेटिक फैक्टर को पढ़ेंगे। किसी भी क्षेत्र का जलवायु वहाँ के जल, तापमान, प्रकाश, हवा, वायुमंडलीय आर्द्रता एवं गैसों द्वारा निर्धारित होता है। प्लांट की ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्लाइमेटिक फैक्टर का बहुत अधिक रोल होता है। गुड्स के अकॉर्डिंग प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन मेनली क्लाइमेटिक फैक्टर द्वारा ही कंट्रोल होता है। हम यहाँ पर 6 क्लाइमेटिक फैक्टर को समझेंगे। फर्स्ट, प्रेसिपिटेशन या वर्षण। सेकंड, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय आर्द्रता। थर्ड, लाइट या प्रकाश। फोर्थ, विंड या पवन। फिफ्थ, टेम्परेचर तापमान। एंड एटमॉस्फेरिक गैसें या वायुमंडलीय गैसें आदि क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम प्रेसिपिटेशन या वर्षण को समझेंगे। किसी भी विधि द्वारा मृदा में जल की मात्रा में वृद्धि होने को वर्षण या अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रकृति में जीवों को उपलब्ध होने वाला जल वर्षण या प्रेसिपिटेशन से आता है। वायुमंडल में प्रेसिपिटेशन के रूप में जल पृथ्वी पर आता है तथा पृथ्वी से पुनः एटमॉस्फेयर में ट्रांसपिरेशन द्वारा पहुंच जाता है। इस प्रकार जल का पृथ्वी से एटमॉस्फेयर तथा एटमॉस्फेयर से वापस पृथ्वी पर आना यह एक चक्र के रूप में चलता रहता है, जिसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जलीय चक्र कहते हैं। इसके द्वारा पृथ्वी पर सभी जीवों को जल उपलब्ध होता रहता है। वर्षण या अवक्षेपण के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे रेनफॉल, हेल या ओले, ओस और सहिमवृष्टि। ये 4 वर्षण के अवक्षेपण के रूप बताए गए हैं। वर्षण के अनेक रूपों में से वर्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। वर्षा मृदा जल का मुख्य सोर्स है, साथ ही यह वायुमंडलीय आर्द्रता को भी प्रभावित करती है। भारत में वर्षा मानसून के द्वारा होती है। वर्षा का मापन वर्षामापी द्वारा करते हैं। अब हम देखेंगे वर्षा का वनस्पति पर या वेजिटेशन पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं। अचानक एवं कम दिनों में अधिक वर्षा पौधों के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि ऐसे में जल की अधिकांश मात्रा सरफेस रन ऑफ के कारण बहकर निकल जाती है। अतः जल की न्यूनतम मात्रा ही भूमि में रिसाव कर पाती है, जबकि धीरे धीरे व लंबे समय तक होने वाली वर्षा पौधों के लिए अच्छी मानी गई है, क्योंकि इस अवस्था में जल की अधिक मात्रा भूमि में रिसाव करती है। इसी प्रकार वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर ही क्षेत्र विशेष को वनस्पति के प्रकार का निर्धारण होता है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिक्स एरिया में वर्ष भर वर्षा होने पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष सघन रूप से उगे रहते हैं तथा सदैव पत्ती से युक्त होते हैं, जैसे अल्टरसोनिया, सेपेंडस, मेंजिफेरा आदि। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्ष के कुछ ही महीनों में भारी वर्षा या हेवी रेन देखने को मिलती है, वहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें वृक्ष पर्णपाती होते हैं जो कुछ समय के लिए पर्णविहीन हो जाते हैं, जैसे शोरिया रोबस्टा, टेक्टोनोग्रांडिस आदि। ओले एवं सहिमवृष्टि विरल या इनफ्रिक्वेंट होते हैं, अतः इनका मृदा जल सोर्स के रूप में महत्व नहीं है। लेकिन जब कभी भी प्रकृति में घटित होते हैं तो पादपों के एरियल पार्ट को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। कोमल फसलें, कोमल शाखाएं, पुष्प एवं फल टूट जाते हैं। बर्फीले तूफानों में संपूर्ण वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। मतलब ओले गिरने से कोमल भाग पौधों के टूटकर नष्ट हो जाते हैं। और ओस पौधों के लिए उपयोगी बताई गई है। कुछ पौधों की पत्तियों द्वारा ओस की बूंदें अवशोषित कर ली जाती हैं। अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडल में जल अदृश्य जल वाष्प के रूप में सदैव प्रेजेंट रहता है। जल वाष्प कभी दिखाई नहीं देती है, इसलिए यह अदृश्य होती है।
इस अदृश्य जल वाष्प को ही हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता का पौधों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ऑन प्लांट्स। वायुमंडलीय आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को एपीफाइट्स, लाइकेन एवं मॉसेस आदि सीधे ही एब्जॉर्ब करते हैं। ओस की बूंदें भी पत्तियों की सतहों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। एपीफाइट के लिए जल का मुख्य सोर्स वायुमंडलीय आर्द्रता ही है। अतः जिस क्षेत्र में वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है या ह्यूमिडिटी अधिक होती है, वहाँ एपीफाइट डोमिनेंट होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो एपीफाइट का ह्यूमिडिटी से डायरेक्ट संबंध होता है। इसी प्रकार वायुमंडल में निरंतर उच्च आर्द्रता होने पर अनेक बैक्टीरियल व फंगल डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। मतलब अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो रोग होने की संभावना पौधों में बढ़ जाएगी। अब हम क्लाइमेटिक फैक्टर में ही अगले बिंदु पर जाते हैं, प्रकाश या लाइट पर। प्रकाश जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा अनेक पादप कार्य की प्रक्रम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट होती है। प्लांट की कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, जैसे ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट मूवमेंट एक्सेट्रा। ये डायरेक्ट रूप से होती हैं तथा इनडायरेक्टली प्रोसेस में रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन आदि आते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस को हमने जाना। इनडायरेक्ट के अंतर्गत हार्मोन्स आते हैं, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन इंक्लूड है, और डायरेक्ट प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन आदि आते हैं। प्राकृतिक प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश ही प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य सोर्स माना गया है। ग्रीन प्लांट सूर्य के प्रकाश की सहायता से फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड फॉर्म करते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। यही भोजन बायोस्फीयर या जैवमंडल में जैविक ऊर्जा का आधार बन जाता है। सूर्य प्राकृतिक प्रकाश का मुख्य सोर्स है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा या रेडिएशन एनर्जी का वह भाग जो दृश्यमान या विजिबल स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है, विजिबल लाइट कहलाता है। प्रकाश की उपलब्धता व अनुपलब्धता के आधार पर पौधों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, प्रकाश प्रिय पादप या हेलियोफाइट्स। ऐसे पादप जो सूर्य के सीधे प्रकाश में ग्रो होते हैं, हेलियोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे एमेरैंथस, जेंथियम, बेटुला, पॉपुलस, सेलिक्स आदि। तथा ऐसे प्लांट जो कम प्रकाश या छाया में उगते हैं, उन्हें हम छाया प्रिय या सायोफाइट्स प्लांट कहते हैं, जैसे एक्लिप्स, फैगस, एबिस, पीसिया आदि। अब हम सायोफाइट्स और हेलियोफाइट्स में अंतर को पढ़ेंगे। हेलियोफाइट्स का फर्स्ट पॉइंट है तना मोटा, कठोर व इनमें जाइलम ज़्यादा विकसित होता है, जबकि सायोफाइट्स में जाइलम कम विकसित होता है व स्टेम पतले व दुर्बल होते हैं। सेकंड पॉइंट, इनकी पत्तियां छोटी व मोटी होती हैं तथा ये कटी हुई या पामेटली कंपाउंड होती है, जबकि सायोफाइट्स में पत्तियां बड़ी, डार्क कलर की व पतली होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके मेसोफिल में 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। हेलियोफाइट्स की मेसोफिल कोशिकाओं में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। फर्स्ट इज पैलिसेड सेल्स एंड सेकंड इज स्पंजी पैरेन्काइमा। पैलिसेड सेल्स वे होती हैं जो पिलर लाइक होती हैं, लंबी होती हैं तथा जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, जबकि स्पंजी सेल्स जो होती हैं वह राउंड शेप्ड या ओवल शेप्ड होती हैं। ये लोअर रीजन में पाई जाती हैं, जबकि पैलिसेड सेल्स पत्ती के अपर सतह पर या साइड पर पाई जाती है। सायोफाइट्स में के मेसोफिल सेल्स में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस या अंतर कोशिकीय अवकाश कम होते हैं, जबकि सायोफाइट्स में अधिक होते हैं। हेलियोफाइट्स में ब्रांचेस अधिक, इंटरनोड छोटे व नोड्स पास पास होते हैं, जबकि सायोफाइट्स में ब्रांचेस कम,
इंटरनोड लंबे एंड नोड्स दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, लीफ एंड स्टेम पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, अधिक होते हैं, जबकि सायोफाइट्स में कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, स्टोमेटा की संख्या अधिक होती है, जबकि सायोफाइट्स में स्टोमेटा की संख्या कम होती है। 8th पॉइंट, स्टोमेटा लोअर सरफेस पर अधिक व अपर सरफेस पर कम होते हैं। जितने भी हेलियोफाइट्स प्लांट होते हैं उनमें पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र की संख्या कम व निचली सतह पर रंध्र अधिक होते हैं, जबकि सायोफाइट्स में दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या समान होती है। 9th पॉइंट, अपर एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड एवं क्लोरोप्लास्ट रहित होती है, मतलब बहुस्तरीय बाह्य त्वचा पाई जाती है हेलियोफाइट्स में, जबकि सायोफाइट्स में यूनिलेयर्ड या एक परतीय अपर एपिडर्मिस देखने को मिलती है। 10th पॉइंट, मैकेनिकल टिश्यू यानी कि यांत्रिक ऊतक ज़्यादा विकसित होते हैं। यांत्रिक ऊतक वे होते हैं जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, उनको मैकेनिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं, तथा ये डेड टिश्यू होते हैं जैसे स्क्लेरेनकाइमा। सायोफाइट्स में यांत्रिक ऊतक कम होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रूट अत्यधिक गहरी व संख्या में अधिक व ब्रांच्ड होती हैं, जबकि सायोफाइट्स में रूट कम गहरी, संख्या में कम व कम ब्रांच्ड होती हैं। 12th पॉइंट है, हेलियोफाइट्स का पौधों का ड्राई वेट अधिक होता है, जबकि सायोफाइट्स में प्लांट का ड्राई वेट कम होता है। 13 पॉइंट, फ्लावर जल्दी निकलते हैं तथा पुष्प व फल उत्पन्न करने की क्षमता ज़्यादा होती है। हेलियोफाइट्स में फ्लावरिंग फास्ट होती है, जबकि सायोफाइट्स में फ्लावरिंग की प्रोसेस बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट, पोटेशियम की मात्रा कम होती है, जबकि सायोफाइट्स में पोटेशियम अधिक होता है। लास्ट पॉइंट है, पौधों में शुष्कता व ताप से बचने की क्षमता होती है, जबकि सायोफाइट्स में ताप से बचने की क्षमता नहीं होती, ये अधिक टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे, इसके अलावा हम पवन क्लाइमेटिक फैक्टर में हम पवन या विंड को भी ब्रीफ में समझेंगे। वायुमंडलीय कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण कारक है जो मुख्य मैदानी भागों, समुद्री किनारों तथा ऊंचे पर्वतों पर जीवों को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की भिन्नता के कारण वायु में गति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम पवन कहते हैं। वायु गति का मापन एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि वायु का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है टूट या अपमूलन, ब्रेकेज एंड अपरूटिंग। जब तेज़ हवाएं चलने लगती हैं तो शाखाएं व कोमल भाग टूटकर अलग हो जाते हैं, यानी कि तेज़ हवाओं से पौधे अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विरूपण या डीफॉर्मेशन होता है। सदैव एक ही दिशा में तेज गति की हवाएं पौधों की मूल आकृति में स्थायी परिवर्तन कर देती है तथा उनका स्वरूप इस प्रकार बन जाता है कि उनमें कम से कम वायु का प्रतिरोध हो। यानी कि जब तेज हवाएं एक ही दिशा में चलती रहें तो पौधों का स्वरूप बदल जाता है। इसी प्रकार पवन या तेज हवाएं चलने से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत की मृदा उड़ जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। पतन, तेज पवन के कारण मैदानी क्षेत्रों में फसलों एवं कोमल तनों के अन्य पौधे भूमि पर गिर जाते हैं, जिसे पतन या लॉडिंग कहते हैं। इससे पादप की प्रकाश संश्लेषण एवं सामान्य वृद्धि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। तो आज हमने क्लाइमेटिक फैक्टर में प्रकाश, विंड, वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन, आर्द्रता आदि पॉइंट्स का अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम क्लाइमेटिक फैक्टर में ही एक और पॉइंट टेम्परेचर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।